हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी की कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज के कालांश में हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं उस पाठ का नाम है भारत माता। ये पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग प्रथम से लिया गया है और इसके रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पाठ पर चर्चा करने से पूर्व हम लेखक परिचय और पाठ परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस पाठ में नेहरू जी ने जनता की भूमिका यानी नागरिकों की भूमिका सर्वोपरि कैसे है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। पाठ के प्रारंभ में दो पंक्तियां दी गई हैं कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जनमन में समाई रहती है। भले ही संस्कृति किसी भी देश की हो, कहीं भी पैदा हुई हो, परंतु उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो आधार है, मूल है, वो उसकी जनता के मन में समाया रहता है और इसी से ही संस्कृति पल्लवित और पोषित होती है, ऐसा नेहरू जी का मानना था। अब पाठ परिचय की बात करने से पहले हम नेहरू जी के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का नगर इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, इसे हम प्रयागराज के नाम से अब जानते हैं। बच्चों, तो इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू जी जो हैं वो एक धनाढ्य संपन्न परिवार में जन्मे थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उन पर बात करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, जो कि इनकी आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ये इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी के नाम लिखे थे, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद कैसा स्वरूप होगा भारत का, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। लड़खड़ाती दुनिया जो है, इनके लेख और जो भाषण है उनका संग्रह किया गया था बाद में। मृत्यु जो है नेहरू जी की 1964 में हुई थी। बच्चों, एक धनाढ्य परिवार में जन्म लेने के बाद किस प्रकार नेहरू जी राजनीति में आए, कैसे इनका झुकाव स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ होता चला गया, तो इस पर बात करते हैं कि इलाहाबाद के एक बहुत ही संपन्न परिवार में जन्मे थे और इनके पिता जो हैं पेशे से यानी व्यवसाय से एक वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही हुई थी, क्योंकि उच्च कुल में जन्म लेने के कारण अध्यापक आदि जो है इन्हें घर पर ही पढ़ाने आते थे। परंतु बाद में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च अध्ययन के लिए ये इंग्लैंड चले गए थे, जहां हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च अध्ययन अपना जारी रखा था। वहां रहते हुए इन्होंने वकालत की पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी, परंतु गांधी जी के आह्वान पर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो गए थे और वकालत को बीच में ही छोड़ करके ये भारत लौट आए थे। 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन के ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और वहीं उसी अधिवेशन के दौरान इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसके साथ साथ समाजवाद के प्रबल समर्थक थे नेहरू जी, यानी पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना इनका परम ध्येय था, लक्ष्य था। बच्चों, इन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो उसी दौरान भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता तक ये उस आंदोलन से जुड़े रहे और 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, पूर्ण स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हो गई थी, तो उसके बाद भी भारत के निरंतर विकास के लिए ये आजन्म प्रयत्नशील रहे। भारत के औद्योगिक, चाहे आर्थिक रूप से हो, तकनीकी रूप से हो, हर तरीके से ये भारत का विकास करना चाहते थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे थे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थी, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर के साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र सम्मिलित थे, शामिल थे। यानी न केवल औद्योगिक विकास या वैज्ञानिक अनुसंधान ये करना चाहते थे,
परंतु अपितु कला और साहित्य संस्कृति जो है उसका उत्थान करना भी इनका लक्ष्य था। बच्चों के बीच में ये बहुत लोकप्रिय थे, बच्चों से इनका बहुत लगाव था और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कह करके बुलाया करते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे, यानी इनके प्रबल पक्षधर थे नेहरू जी जो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रयास किए थे कि पूरा विश्व जो है एक सूत्र में बंध जाए, और विश्व शांति के लिए इन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिए थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ में हिंदुस्तान की कहानी, इनकी जो पुस्तक है, रचना है, उसका ही 5वां अध्याय जो है हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। और इसका अंग्रेजी से भाषांतर यानी अनुवाद किया गया है। हरिभाऊ उपाध्याय जी ने इस पाठ का हिंदी में रूपांतरण किया है। इसमें पंडित नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। भले ही अनेक प्रांतों में, सूबों में वो बंटा हुआ है, अनेक नगर हैं, फिर भी भारत क्या है? एक है, अनेकता में भी एकता है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति, यानी इसका जो भाग्य मान सकते हैं, एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही इस पूरे पाठ की विषय वस्तु है। बच्चों, इतने फैलाव की जो बात आई है तो हम जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, और कुछ और जैसे बांग्लादेश की बात करें तो जो हिस्से बाद में धीरे धीरे इससे पृथक होते चले गए, अलग होते चले गए, तो एक बहुत बड़ा फैलाव, एक बहुत बड़ा विस्तार था इसका। और यही विस्तार होने के बावजूद भी भारत क्या है? एक खंड के रूप में या एक देश के रूप में जो दिखाई देता है, यही इसकी अद्भुत विशेषता है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है, यानी वो कहना चाहते हैं कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय जयकार। यहाँ पर निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनकी जय जयकार ही भारत माता की जय जयकार है। और इसी बात को उन्होंने इस पाठ में स्पष्ट करना चाहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद, यानी पाठ भले ही हमें बहुत ही संक्षिप्त या छोटा दिखाई देता है, इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण जो है पैना है, तीक्ष्ण है, यानी प्रभावी है। ये बात हम पर असर करती है कि हम भले ही अनेक हिस्सों में बंटे हुए हैं, अनेक प्रांतों में बंटे हुए हैं, फिर भी हम एक भारत का हिस्सा होने के नाते स्वयं ही भारत माता का ही अंग हैं, या भारत माता का स्वरूप जो है हम भारतीय ही हैं। और ये बात हमारे अंदर एक चमक या ये कहें कि आत्मविश्वास पैदा करती है। इसी बात को उन्होंने इस पाठ में स्पष्ट करना चाहा है। तो आओ अब हम इस पाठ की विषय वस्तु पर आते हैं। बच्चों, पाठ है हमारा भारत माता। नेहरू जी ने बताया है कि जब वो जलसों में जाया करते थे तो कैसा वातावरण उन्हें देखने को मिलता था। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, यानी समारोह में जाया करता, और इस तरह चक्कर काटता होता था, यानी भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैं जब जाया करता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा किया करता था कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और चर्चा भी करते हैं कि दुष्यंत एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जिसका हम आख्यान जो है कई जगह पढ़ते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेमाख्यान जो है। और उन्हीं दुष्यंत के पुत्र थे भरत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शेरों से खेला करते थे। तो उसी महान राजा के नाम पर इस भारत देश का नाम पड़ा है, उन्हीं भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा है। तो उस संस्थापक के नाम से निकला हुआ नाम भारत है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, यानी शहरी लोगों से मैं ऐसी चर्चा बहुत कम किया करता, नेहरू जी कहते हैं, क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे, समझदार थे, और उन्हें दूसरे ही किस्म यानी दूसरे ही तरीके की गीजा की आवश्यकता होती थी, जरूरत होती थी। बच्चों, गीजा क्या है? गीजा का अर्थ होता है खुराक, भोजन या खाद्य पदार्थ जिसे कहते हैं। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही
मानसिक संतुष्टि के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो भी हमारे लिए ग़िज़ा या ये कहें कि मानसिक खुराक होती है, भोजन होता है। तो उन लोगों को और बातों को जानने की इच्छा होती थी, उनको अलग ही खुराक चाहिए थी, इसलिए वो शहरी लोगों से ऐसी बातें कम करते थे। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया यानी जिनका दृष्टिकोण जो है महदूद था, सीमित था, यानी किसान जो हैं बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और वो एक अपनी खेती बाड़ी के अलावा बहुत कम बातों के बारे में सोचा करते थे, जाना करते थे। तो मैं इस बड़े देश की चर्चा उनसे किया करता था, उन किसानों से मैं चर्चा किया करता था जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, इस भारत देश की आज़ादी के लिए, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान क्या था, एक था। भले ही हम अनेक प्रांतों में बंटे थे, परंतु इन रियासतों के अलग होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक कहलाता था। मैं उन मसलों का यानी उन मुद्दों का, उन बातों का जिक्र करता था, चर्चा करता था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी दक्षिणी हिस्से तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। बेटा, दक्षिण और पश्चिम शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं जो कि दक्षिण और पश्चिम से बने हुए हैं। किसानों के लिए यकसां थे, यानी भारत के उत्तर से लेकर दक्षिणी हिस्से तक और पूर्व से लेकर पश्चिमी हिस्से तक सारे भारत के किसानों के लिए यकसां यानी एक से मुद्दे थे, एक सी बातें जो हुआ करती थी, उन्हीं बातों पर मैं जिक्र किया करता था। और स्वराज्य का भी जिक्र करता कि कैसे हमें अपने राज्य को, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। अगर हमें स्वराज्य प्राप्त हो जाता है, हम आजाद हो जाते हैं, तो ये हम सबके फायदे के लिए है, इससे हम सभी लोग कितने सुखी हो जाएंगे। इन बातों की चर्चा मैं उन किसानों से किया करता था। मैं उत्तर पश्चिम में यानी खैबर के दर्रे से लेकर के, उस समय पाकिस्तान जो है भारत का ही हिस्सा था और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक दर्रा है, बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम खैबर दर्रा है। तो खैबर के दर्रे से लेकर के दूर दक्षिण में यानी अंतिम जो दक्षिणी सिरा है तमिलनाडु का, जो कन्याकुमारी इलाका है, क्षेत्र है, तो वहां तक की अपनी यात्रा का हाल उन्हें बताया करता था। यानी हमारा ये कहें कि समुद्र तटीय हिस्सा दक्षिणी जो है, तो उस कन्याकुमारी तक की यात्रा का वृतांत मैं उनको सुनाया करता था और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते हैं, क्योंकि सभी किसानों की समस्याएं क्या हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों नहीं बच्चों, यहाँ गरीबी शब्द आएगा। एक सी समस्याएं थी, सभी किसान गरीब थे, कर्जदारी थी उनमें, कर्जे से वो ग्रस्त थे, पूंजीपतियों के शिकंजों में फंसे हुए थे, जमींदार महाजन उनसे कड़े लगान लिया करते थे और सूद वसूला करते थे, उनसे मनचाहा ब्याज वसूला करते थे, पुलिस उन पर जुल्म करती थी, अत्याचार करती थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और पुलिस जो है अंग्रेजी पुलिस ही हुआ करती थी, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं का वर्चस्व था, तो वो उन पर मनचाहा अत्याचार करते थे। और ये सभी बातें आपस में गुंथी हुई थी, क्योंकि महाजन है या पूंजीपति जो हैं, जो शोषण करते थे, उनकी भी मिली भगत थी, उस समय के प्रशासन थे, इसीलिए वो भारतीय होते हुए भी अंग्रेजों का साथ देते थे और भारतीय किसानों का शोषण करते थे। उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, उस बोझ के साथ, उस बोझ को सभी किसान ढो रहे थे जो कि विदेशी सरकार ने हम पर लाद दिया था। स्वयं अंग्रेज ही नहीं बल्कि भारतीय पूंजीपति महाजन आदि भी भारतीयों को मानो पीड़ित करते थे, उन पर एक बोझ मानो डाल दिया गया था जिससे सभी भारतीय पीड़ित थे और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सभी किसान जो है इस समस्या से मुक्त होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, वो स्वयं अपने बारे में नहीं, पूरे देश के राष्ट्र के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, विश्व के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ हैं। जुज़ का मतलब होता है एक हिस्सा है, जिसका हम एक खंड हैं, भाग हैं। हम न केवल भारत का अपितु इस विश्व का भी एक हिस्सा है, इसलिए पूरे विश्व के बारे में हमारा दृष्टिकोण जो है विस्तृत हो जाए, तो ऐसा मैं उनसे कहा करता, चर्चा किया करता था। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबेसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता था। यानी
अन्य देशों में जैसे बात आई है चीन की, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी देश, जहां वातावरण बदल रहा था, क्रांति शुरू हो चुकी थी, या ये कहें कि औद्योगिक परिवर्तन आ रहे थे, तो उन देशों में होने वाले जो बदलाव हैं, परिवर्तन हैं, उनके बारे में मैं उनसे चर्चा किया करता था। उन देशों का जिक्र भी मैं उनसे किया करता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में यानी अमेरिका में होने वाली अचरज भरी, हैरानी भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तब्दीली होता है बदलाव या परिवर्तन, तो अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति आ रही थी उसकी बात भी मैं उन लोगों से किया करता था, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, कैसा विकास किया है। ये काम आसान नहीं था, उन लोगों को ये बातें बतानी आसान नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, नेहरू जी कहते हैं कि जैसा मुझे लगता था कि वो लोग उन देशों के बारे में या वहाँ के विकास के बारे में नहीं जानते हैं, ये बात उनके लिए इतनी कठिन भी नहीं थी, वैसा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मेरा सोचना कुछ अलग था, परंतु लोग अन्य माध्यमों से, वो किसान जो है अन्य माध्यमों से इनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी रखते थे। कैसे? इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्य, जैसे बच्चों महाभारत है, रामायण है, महाभारत में हमने पढ़ा कि पिछली आपने बाल महाभारत रामायण पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा था किस प्रकार पुष्पक विमान से यात्रा की थी श्री राम ने, जो वो सीता जी को लेकर के आए थे। तो इस तरह के प्रसंग उन्होंने सुन रखे थे कि श्रीलंका एक देश है जो भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, कैसे रावण उसको सीता जी को उठा करके वहां ले गया था, किस प्रकार से वो वहां तक पहुंचे राम आदि उन्हें लेने के लिए। तो ये बातें उन्होंने महाकाव्य से सुन रखी थी, उन बातों पर चर्चा हो चुकी थी, इसलिए उनकी जानकारी कुछ न कुछ उन लोगों को थी। और पुराणों की कथा कहानियों में, पुराणों में उन्होंने जो कहानियां पढ़ रखी थी उससे भी लोगों को विदेशों की जानकारी थी। इसके साथ ही जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी कि कैसे हमारा भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत है, कैसे एक जगह से श्री राम जो है दूसरे सिरे तक पहुंचे, किन किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। महाभारत की जब बात आती है तो किस प्रकार से हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र प्रांत जो है अलग अलग स्थानों पर स्थित थे, किस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हुए पहुंचे, तो ये सारी जानकारी उन्होंने महाकाव्यों आदि से प्राप्त कर रखी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे उन किसानों को मिल जाया करते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। भारत में 4 जो दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं जो हैं, तो चारों दिशाओं में 4 मुख्य तीर्थ स्थान स्थापित किए गए हैं। उन तीर्थों की यात्रा के लिए जो लोग जाया करते थे वो भी लौटकर बताते थे कि किन स्थानों पर कैसी संस्कृति है, कैसी सभ्यता है, कैसा खान पान है, रहन सहन है, क्या परिवर्तन वहां हो रहे हैं। तो ये बातें लोग आपस में एक दूसरे से जब मिलते थे तो वो चर्चा किया करते थे, इसलिए वो लोग उनकी जानकारी रखते थे। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर स्थित है, यानी वो तीर्थ जहां लोग जाया करते थे, या हमें पुराने सिपाही भी मिल जाते, वो किसान बताते कि हमें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। पिछली बड़ी जंग का मतलब यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से है बच्चों, 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर के और 11 नवंबर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उसी जंग की यहाँ बात हो रही है कि जो लोग प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए थे और विदेशों में जा चुके थे, वहाँ की संस्कृति आदि के बारे में जानते थे, वहाँ पर जो परिवर्तन हो चुके थे, आमूलचूल जो परिवर्तन हो रहे थे, उनकी बातें वो लोगों ने बताते थे। इसके साथ साथ ही विदेशों में नौकरियां भी जिन लोगों ने की थी, तो वो लोग भी आकर के वहाँ के बारे में लोगों से चर्चा करते थे। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। 1930 में वैश्विक मंदी आई थी, विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन हुआ था, पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी से ग्रस्त था। इसी वजह से लोगों को अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में काम के लिए यानी नौकरी के लिए जाना पड़ता था। तो वो लोग जो बाहर देशों में नौकरियों के लिए गए थे, उस वैश्विक मंदी ने भी लोगों को दूसरे देशों से परिचित कराया था। तो इस तरीके से नेहरू जी बताते हैं कि किस प्रकार मुझे लोगों को अन्य देशों के बारे में बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते थे, बहुत सारे लोग उन जलसों में ऐसे होते थे जो उन बातों के बारे में जानते थे या पहले चर्चा कर चुके होते थे। नेहरू जी बताते हैं कि कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता।
नेहरू जी को देख करके लोग भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगते। मैं लोगों से अचानक पूछ लिया करता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, भारत माता किसे कहना चाहते हैं या भारत माता की जय वो क्यों कर रहे हैं। तो यह भारत माता कौन है जिसकी वो जय जयकार करते हैं, जिसकी वो जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल यानी उनमें उत्सुकता होती कि नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं, और ताज्जुब हैरानी होती, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या फिर मेरी तरफ देखने लग जाते कि शायद मैं ही उन्हें बता दूं। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, यानी खेती करता आया था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है, भारत की भूमि से है। कौन सी धरती? नेहरू जी का अगला प्रश्न होता। खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की, प्रांत की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है? वो किसके बारे में बात करना चाहते हैं? जब मैं ऐसे प्रश्न उनसे कहता कि आप सूबे की बात करते हो, गांव की बात करते हो, अपने प्रांत राज्य की बात करते हो, या भारत की पूरी यानी हिंदुस्तान की पूरी भूमि की बात करते हो, तो वे लोग चुप हो जाते। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर यानी कई बार उनकी बातों से ऊब जाते, परेशान हो जाते और मुझसे कहने लगते कि मैं ही बता दूं, यानी नेहरू जी ही उन्हें बता दें। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, यानी जितनी वो समझ हिंदुस्तान के बारे में रखते हैं वो सब कुछ तो है ही, यानी भारत की भूमि है, यहाँ के प्रांतों की, यहाँ के सूबों की, यहाँ के जिलों की, यहाँ के गांवों की, उनके खेतों की भूमि, जिसको वो भारत भूमि समझते हैं, वो ही वास्तव में भारत माता है। परंतु इसके अलावा भी भारत माता का अभिप्राय है, वो क्या है? लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो कि हमें अन्न देते हैं, पेट भरते हैं, ये सभी हमें क्या है? अजीज हैं। अजीज का मतलब हमें प्रिय हैं, प्यारे हैं। ये सभी हमें बहुत ही हम इनसे लगाव रखते हैं, कारण ये हमारा पेट भरते हैं, हमें रहने के लिए ये भूमि ही अपने ऊपर स्थान देती है। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, जिन्हें गिना जा सकता है वो भारतीय लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं। उनके और मेरे जैसे लोग, यानी उन किसानों जैसे लोग और मेरे जैसे शहरी लोग जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भले ही हमारी सभ्यता संस्कृति अलग हो, रहन सहन खान पान अलग हो, परंतु हैं हम उस भारत माता का ही हिस्सा। वह भारत माता हमसे ही मिलकर बनी है। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, वास्तव में यही करोड़ों लोग ही क्या है? भारत माता है। और भारत माता की जय से मतलब हुआ, यानी भारत माता की जब हम जय जयकार करते हैं, भारतीय लोग जब जय जयकार करते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि इन लोगों की जय जयकार, भारत के लोगों की, यहाँ के निवासियों की जय जयकार ही भारत की जय जयकार है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, कि भारतीय लोग यानी वो किसान भी क्या है? इसी भारत माता का ही एक हिस्सा है। अपने आप को हम कम न आंके, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, यानी मेरे ये बात जब उन पर असर करते, ये बात जब वो समझने लगते कि हम इस भारत माता का ही हिस्सा हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती, आत्मविश्वास से वो भर उठते, अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करने लगते। इस तरह मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो, मानो उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई हो जिसे वो अब तक नहीं जानते थे, और वो अपना महत्व जो है समझने लगते। यानी जनता जो है या नागरिक जो है कैसे एक देश को ही फलीभूत करते हैं, या उसका वास्तविक स्वरूप जो है, देश का स्वरूप जो है, उसकी जनता से ही साकार होता है। तो ये बात जब नेहरू जी लोगों को समझाया करते तो ग्रामीण किसान लोग जो हैं बड़े ही खुश होते, प्रसन्न होते, और उनकी आंखें जो है चमकने लगती थी। तो इस तरह से नेहरू जी ने इस पाठ में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, सभ्यता जो है वहाँ के लोगों से ही बनी है, और उस देश का अभिप्राय उस देश के लोगों से ही वास्तव में सार्थक होता है। तो ये बात इन्होंने इस पाठ में स्पष्ट करनी चाहिए है, और स्पष्ट हुई भी है। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं बच्चों, उन पर हम चर्चा करते हैं। पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हैं कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था
कि जब भी वो जलसों में जाया करते थे, यानी भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, जब वो विभिन्न जलसों में जाते थे, तब नेहरू जी ये बातें किससे करते थे? ग्रामीण किसानों से किया करते थे, क्योंकि शहरी लोगों को इस तरह की आवश्यकता नहीं थी। शहरी लोग इन बातों को सुनना, ये कहें कि कम पसंद करते थे। तो ग्रामीण लोगों से जब वो मिलते थे, या ये कहें किसानों से जब वो मिलते थे इन जलसों में, तब उन लोगों से वो भारत की चर्चा किया करते थे कि भारत कौन है, क्या है, भारत माता क्या है। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? वो पूछते थे कि भारत क्या है, भारत माता क्या है, भारत माता की जैसे क्या अभिप्राय है। कारण वो ये जानना चाहते थे कि केवल भारत भूमि को ही तो भारत के लोग भारत माता या भारत नहीं समझते। वास्तव में यहाँ के पहाड़, नदी, जंगल, पर्वत और मूल रूप से यहाँ रहने वाले जो अनगिनत करोड़ों भारतीय हैं, वो ही भारत माता है। ये बात जानने के लिए वो उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न किया करते थे कि भारत क्या है, भारत माता का अर्थ क्या है, और भारत माता की जैसे क्या अभिप्राय है। भारत माता के रूप में वो किस भूमि को जानते हैं? क्या वो जिले की भूमि, सूबे की भूमि, प्रांत की भूमि, या पूरे भारतवर्ष की भूमि है? ऐसे प्रश्न वो उनसे किया करते थे। अगला प्रश्न है कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? पहले नेहरू जी को लगता था कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने यात्राएं नहीं की है। परंतु धीरे धीरे जब बातों से ये चर्चा होती, वो ये जानते कि भले ही किसान स्वयं न गए थे, परंतु उन्होंने पुराणों, महाकाव्यों आदि से ये सुन रखा था, जान रखा था कि किस तरीके से विदेशों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, या किस प्रकार से पुराने समय में भी तकनीकी का विकास था, या ये बातें उन्होंने सुन रखी थी। जो लोग तीर्थों पर, यात्राओं पर जाते थे, उन लोगों से भी उन्होंने अनेक प्रदेशों, प्रांतों की विशेषताओं के बारे में जान रखा था। इसके साथ ही वे लोग जो विदेशों में नौकरियां करने के लिए चले गए थे, 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी, उस दौरान जो लोग विदेशों में नौकरियों के लिए, व्यवसायों के लिए गए थे, और साथ ही साथ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस विश्व युद्ध में 1914 से 18 तक के विश्व युद्ध में जो लोग सम्मिलित होने के लिए सिपाही के रूप में गए थे, वो लोग लौट करके भी उन्हें बताया करते थे, किसानों को बताते थे। तो इसलिए उन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में समझाना नेहरू जी के लिए मुश्किल नहीं होता था, बड़ा ही आसान हो जाता था। अगला प्रश्न है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? वो जब बार बार प्रश्न करते थे नेहरू जी की भारत माता क्या है, तो एक बार एक हष्टपुष्ट यानी स्वस्थ किसान ने उनको बताया था कि भारत माता का अभिप्राय भारत भूमि से है। ऐसा पूछने पर नेहरू जी कहते थे कि भारत भूमि क्या किसी प्रांत की, किसी सूबे की, जिले की, उनके गांव की, उनके खेत की, या फिर पूरे भारत की ही भूमि है? तो इस तरह की बातें वो किया करते थे। और किसान जो हैं, या भारतीय किसान, भारतीय लोग जो थे, वो भारत माता का अभिप्राय यहाँ की भूमि से समझते थे, जिसे पूरे भारत की भूमि कहा जा सकता है। वो एक सीमित दृष्टिकोण जो है भारत के प्रति रखते थे। अगला प्रश्न है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? जैसे लोगों की या किसानों की अवधारणा ये थी कि भारत भूमि को, यानी प्रांतों, सूबों आदि की भूमि को, देश की भूमि को वो भारत माता मानते थे। परंतु नेहरू जी की अवधारणा थी कि केवल भूमि से ही भारत की संकल्पना को सार्थक नहीं किया जा सकता। भारत भूमि का अर्थ भारत माता से नहीं है। केवल भूमि ही नहीं, यहाँ की जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सब भारत माता का ही हिस्सा है। और इसके साथ साथ यहाँ बसने वाले वो अनगिनत यानी करोड़ों भारतीय जो इसके नाम को सार्थक करते हैं, जो इसकी भूमि पर निवास करते हैं, वो ही क्या है, भारत माता का अंग है। तो भारत माता का एक विस्तृत अर्थ जो है नेहरू जी उन लोगों को बताया करते थे। अगला प्रश्न है कि आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा कि आजादी से पूर्व भारतीय किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि भारतीय कृषि जो है पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थी, और उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे। और इसके साथ ही साथ गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण किया जाना, महाजनों, जमींदारों द्वारा मनचाहा लगान और सूद वसूल करना, और इसके साथ साथ ही विदेशी प्रशासन द्वारा
यानी पुलिस के जुल्म और अत्याचारों से भी भारतीय किसानों को पीड़ित होना पड़ता था। और ये समस्याएं जो है पूरे भारतवर्ष के किसानों की थी, भले ही वो पूर्व से पश्चिम तक बसे हो या उत्तर से दक्षिण तक। तो ये सभी किसानों को एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सभी किसान इन समस्याओं से पीड़ित थे, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती थी। अगला प्रश्न है पाठ के आसपास की आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे। आजादी से पूर्व नेहरू जी का सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र हो। दूसरा प्रश्न भी साथ दिया हुआ है कि क्या आजादी के बाद वे साकार हुए या नहीं, इस पर चर्चा करनी है। बच्चों, नेहरू जी जैसे पाठ में हमने चर्चा की थी कि न केवल आर्थिक और औद्योगिक विकास या वैज्ञानिक प्रगति वो किया करते थे, इसके साथ साथ साहित्य, कला, संस्कृति का विकास भी वो करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में उनका ये सपना था, नेहरू जी का सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, औद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से एक संपन्न राष्ट्र के रूप में आए, तकनीकी प्रगति यहाँ हो, उद्योग धंधों का विकास यहाँ हो। तो इस प्रकार की मंशा थी नेहरू जी की। और आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो वो किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, कर्जदारी है, तो वो समस्याएं अभी भी पूर्ण रूप से हल नहीं हुई हैं। पहले की भांति ही औद्योगिक रूप से भले ही परिवर्तन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, सिंचाई के साधनों का विकास भी हुआ है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण विकास जिस रूप में होना चाहिए था, व्यवस्थित रूप से वो विकास नहीं हो पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो आर्थिक विकास का फायदा उठाते चले गए और राजनीतिकरण के कारण और वोट की जो राजनीति है उसके कारण लोगों को सांप्रदायिक आधार पर इतना लड़ाया गया कि आपसी मतभेद में उलझ करके लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे। और इसी कारण से उन्हें हर तरह की जो विकास होना चाहिए था या जिस विकास का फायदा उन्हें मिलना चाहिए था वो वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इच्छुक लोगों तक नहीं पहुंच पाया और एक सीमित क्षेत्र में विकास सिमट कर रह गया। जो लोग गरीब थे, पीड़ित थे, वो उनमें से अधिकांश लोग आज भी गरीब हैं, पीड़ित हैं। जितना औद्योगिक विकास होना चाहिए था, जो आर्थिक क्रांति आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई है। आज भी किसान कर्जदारी से, गरीबी से ग्रस्त हैं। मूलभूत आवश्यकताएं आज भी किसानों की पूरी नहीं हो पाती हैं। तो हम देखते हैं कि नेहरू जी का जो सपना था पूर्ण रूप में साकार वो आज भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं। बच्चों, आपका क्या सपना है, इसमें हम हमारे व्यक्तिगत विचार जो है वो लिखते हैं। हमारा भी सपना ये है कि भारत जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में आए। हम सुना करते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वो ही स्थान इसे फिर से हासिल हो। ज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में हम वो उपलब्धियां हासिल करें कि भारत की पहचान विकसित राष्ट्रों के रूप में हो, विकसित राष्ट्र के रूप में हो। पहले की भांति ही उसे विश्व गुरु का दर्जा मिले और भारत का सभी राष्ट्रों में हो। ऐसा हमारा सपना है, ऐसी हमारी इच्छा है। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है। तो नेहरू जी ने जैसा बताया कि भारत या हिंदुस्तान का अभिप्राय है, भारत माता से जो अभिप्राय है वो ये है कि न केवल यहाँ की भूमि अपितु इस भूमि में विद्यमान जो भी तत्व हैं, भले ही यहाँ की नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, इसके साथ साथ यहाँ निवास करने वाले जो करोड़ों असंख्य लोग हैं, वो सब क्या है, हिंदुस्तान का ही रूप है, भारत माता का ही वो रूप है। तो हम स्वयं को न केवल एक नागरिक माने अपितु हिंदुस्तान या भारत माता स्वयं को ही मानते हुए इसके विकास के लिए जो हो पाता है वैसा हम प्रयत्न करें। ये ही हमारी हिंदुस्तान और भारत माता की संकल्पना है, अभिप्राय है। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा करके लिखिए। बच्चों, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में अगर बात करें कि पहले जैसी किसानों की स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव हुआ है। जैसे पहले पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर थी कृषि जो है, परंतु अब सिंचाई के साधनों का कुछ विकास हो चुका है, उससे किसानों को कुछ राहत मिली है। पहले उन्हें मनचाहा उन पर लगान लगाया जाता था, सूद वसूला जाता था, गरीबी से ग्रस्त थे, उन पर पूंजीपति जो हैं या महाजन हैं वो क्या है, जमींदार जो है मनचाहा लगान उनसे लेते थे। इसके साथ साथ उनसे जो काम करवाया जाता था बदले में उन्हें पूरा मेहनताना जो है मजदूरी जो है नहीं दी जाती थी। इसी वजह से वो बहुत ही
कर्जदार और ये कहें कि आर्थिक रूप से विपन्न थे, गरीब थे, अपनी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते थे। उस स्थिति में अब सुधार हुआ है, कारण कि बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई हैं और इसके साथ साथ ही बैंक जो हैं कम लगान पर या ये कहें कि बहुत ही कम ब्याज पर उनको ऋण देते हैं, जिससे किसानों का शोषण ना हो। और परंतु फिर भी बच्चों, कृषि व्यवस्था अभी भी बहुत कुछ सीमा तक आज भी हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो सिंचाई के साधन पर्याप्त न होने के कारण वर्षा पर आधारित है, जिससे कई बार समय पर वर्षा नहीं होती, ओलावृष्टि हो जाती है या अतिवृष्टि हो जाती है। इससे लोग जो हैं, किसान जो हैं, आज भी पीड़ित हैं। तो सभी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हुआ है और अनेक समस्याएं भारतीय किसानों में व्याप्त हैं। अगला प्रश्न है कि आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। तो नारों की अगर हम बात करें कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के समय ये नारा दिया था, क्रांति के समय। इसके साथ ही जैसे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसके साथ साथ स्वदेशी अपनाओ जैसे एनी बेसेंट ने दिया था, करो या मरो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो इस तरह के कोई भी 10 नारे जो कि आजादी से पूर्व प्रचलित थे वो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और याद भी करने हैं। बच्चों, भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, तो नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखना है। दक्षिण शब्द जैसे बात की थी हमने कि ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द दक्षिण से बना हुआ है। तो भारत का दक्षिण का मतलब है इसके दक्षिणी प्रांत, जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। पश्चिम का अभिप्राय पश्चिमी प्रांतों से है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये इसके पश्चिमी प्रांत हैं। यकसा का मतलब एक सा, सभी किसानों की समस्याएं कैसी थी, यकसा थी, एक जैसी थी। अगला है एक जुज, हम उसको विश्व के, हम क्या है, एक जुज हैं, एक हिस्सा है। भारतीय लोग न केवल अपने बारे में सोचें, अपने क्षेत्र के बारे में सोचें, इस विश्व के बारे में भी सोचें जिसका कि वो एक जुज है, एक हिस्सा है, एक भाग है। अगला है डड्डे। डड्डे शब्द का मतलब होता है बोझ, यानी अंग्रेजों का वो शासन, विदेशी हुकूमत जिसे हम एक बोझ के रूप में, डड्डे के रूप में ढोते चले आ रहे थे। नीचे दिए गए संज्ञा शब्द कुछ जो दिए गए हैं उन्हें विशेषण के रूप में लिखना है। बच्चों, आजादी शब्द संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। जैसे हमें अपनी आजादी प्यारी है, परंतु इसको विशेषण के रूप में लिखना है। जैसे हम आजाद भारत के नागरिक हैं, तो भारत की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया आजाद, ये विशेषण शब्द है। तो इसी प्रकार हमें अगले शब्दों को बदलना है। चमक से हो जाएगा चमकीला, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी। जैसे मोहन ने चमकीला पेन ले रखा था, हिंदुस्तान शब्द से हिंदुस्तानी। जैसे हिंदुस्तानी लोग हमें बहुत प्रिय लगते हैं। या फिर अगला शब्द है विदेश, विदेश से बन जाएगा विदेशी। विदेशी हुकूमत ने 200 सालों तक हम पर आधिपत्य किया, शासन किया। सरकार शब्द से बन जाएगा सरकारी, हमें सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यात्रा से हो जाएगा यात्री। ऐसे ही है पुराण से पौराणिक और भारत से भारतीय शब्द जो है विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये भाषा की बात से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। पाठ से संबंधित, पाठ के आसपास और भाषा की बात से संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी हमने चर्चा की। और पाठ के मूल में बच्चों हमने ये जाना, यानी पाठ का सार ये था कि नेहरू जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत न केवल इसकी भूमि है, यहाँ पर रहने वाले करोड़ों लोग जो हैं वो ही भारत को इंगित करते हैं। क्योंकि प्रारंभ में जो पंक्तियां आई थी, शुरुआत में जो 2 पंक्तियां दी गई थी उपसंहार के रूप में, भारत की खोज जो इन्होंने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रूप में मूल रूप में जो किताब लिखी गई थी, तो उसमें यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी देश की जो पहचान है उसकी संस्कृति से होती है, और संस्कृति जो है उसकी जड़ें जो है जनमन में, जनता के मन में समाई रहती है। तो जनता ही जो है वो उस देश को, उसकी भूमि को परिलक्षित करती है। उसकी वास्तविक संकल्पना जो है, वास्तविक अर्थ जो है उस देश के नागरिकों से ही समझा जाना चाहिए। ये नेहरू जी इस पाठ में स्पष्ट करना चाहते थे और पूर्ण रूप से वो इसे स्पष्ट भी कर पाए हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि पढ़ाई हुई विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।